तो तुम्हारा जो इस चैप्टर का वेटेज होगा आउट ऑफ द 80 मार्क्स ये करीबन 10 से 15 नंबर के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल अलग अलग होता है, बट इन जनरल ये वेटेज रहता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, लॉस को कवर करता है, फोर्सेस के टाइप्स को कवर करता है और साथ ही साथ में ग्रेविटेशन को भी कवर करता है क्वेश्चन मोशन के साथ। तो वहां से 3-4 क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। हेलो क्लास 9 आईसीएसई के मेरे सारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड स्टडिंग फॉर योर हाफ ईयरली और फाइनल एग्जामिनेशन। भाई लॉज ऑफ मोशन इज अ थर्ड चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स और थोड़ा सा डिले हो गया है मुझे डालने में। आई नो इट वेरी वेल, यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर लाइक 3 वीक्स। मैं नहीं डाल पाया हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ये वीडियो 2 वीक पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बट कोइंसिडेंटली जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करा एक बच्ची आई उसे डाउट पूछने के लिए और मैं लैपटॉप पे ही डाउट बताने लगा और पता नहीं शिफ्ट डिलीट कब हो गया और वो गायब हो गया। भाई मैंने 2 वीक रिकवर करा है, ऑलमोस्ट 15 से 20 रिकवरी टूल ट्राई करे कि रिकवर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने ठाना है भाई इसको दोबारा बनाते हैं क्योंकि और ज्यादा वेट नहीं कर सकते बच्चे। तो हियर इट इज, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं एंड तक देखना, दोस्तों तक शेयर कर देना। मेक श्योर यू डू द ड्रिल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, यू डू इट, टू लाइक द वीडियो और कमेंट कर देना भाई तुम्हारी डेट शीट क्या है, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या चल रही है और कैसा तुमको लगा ये चैप्टर, बिल्कुल बता के जाना, बिकॉज दैट इज व्हाट पुशेस अस टू मेक द फर्दर वीडियोस यार। यू नो वी आर डूइंग इट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से आ रहे हैं रिसोर्सेज? बस तुम्हारे प्यार से आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम इतना ही पढ़ो, इतना ही खूब सारा खूब सारा खूब सारा पढ़ो और बहुत सारे मार्क्स लेके आओ और वो थोड़ी सी हेल्प हम कर पाए तुम्हारी उसमें। दैट्स व्हाट वी वांट। अब चालू करते हैं भाई लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, पहले तो इसके वेटेज की बात करते हैं। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहा है तो कि हाफ ईयरली में 5 to 6 चैप्टर्स ही आते हैं, तो तुम्हारा जो इस चैप्टर का वेटेज होगा आउट ऑफ द 80 मार्क्स ये करीबन 10 से 15 नंबर के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल अलग अलग होता है, बट इन जनरल ये वेटेज रहता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, लॉस को कवर करता है, फोर्सेस के टाइप्स को कवर करता है और साथ ही साथ में ग्रेविटेशन को भी कवर करता है क्वेश्चन मोशन के साथ। तो वहां से 3-4 क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इन द फाइनल्स वही वेटेज थोड़ा घट जाता है और 6 to 8 मार्क्स में जाता है, एज क्योंकि वहां पे 12 चैप्टर्स आ रहे होते हैं प्लस पेपर्स आ रहा होता है, तो थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, तो बिल्कुल ध्यान से लग के पढ़ना। अब बात करते हैं भाई क्या क्या है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ फोर्सेस। की टाइप ऑफ फोर्सेस होते क्या क्या हैं? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो हमारे टाइप्स ऑफ फोर्स में पहले ही पढ़े हुए हैं उसका जिक्र होता है। देन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस पर मोमेंटम डिपेंड करता है, एंड देन थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, द लॉज विच डिटरमाइन द होल फिजिक्स। इन तीनों लॉज पे ना भाई मैकेनिकल फिजिक्स का सब कुछ डिफाइन करा जा सकता है, ये इतने डेप्थ इन डिटेल इन लॉज हैं। और सेकंड तो भाई बहुत ही क्रेजी लॉ है, उस पर इतने सारे और डेरिवेटिव बनते हैं कि आप उसको 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, अपने आगे अगर आप बैचलर्स और बीटेक करोगे तो उसी के रेसिप्रोकेशंस को देख रहे होगे, इतना इंपॉर्टेंट है वो, राइट। एंड देन ग्रेविटेशन का फॉर्म, वी हैव अ चैप्टर ग्रेविटेशन आल्सो, बट ग्रेविटेशन एज अ फोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो आप इसको यहाँ पर भी देख लोगे पहली बार में इन अ फर्स्ट ग्लिम्स। चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल हैव योर कॉपी एंड पेन ओपन विद यू, और तुम जो जो यहाँ पर पढ़ रहे होगे उसको नोट डाउन भी कर रहे होगे और साथ में कैप्चर भी कर रहे होगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इस 1 घंटे के बाद तुमको ये चैप्टर और रिवाइज करना पड़े। दिस 1 hour इज सफिशिएंट टू गो थ्रू एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर। चलो लेट्स बिगिन। आराम आराम से बात करते हैं भाई। अब फोर्स है क्या? फोर्स पहले तो एक फिजिकल कॉज है जो क्या क्या कर सकता है, किसी भी रुके हुए चीज को मूव करा सकता है, किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकता है, किसी भी चीज का शेप डिफॉर्म कर सकता है, राइट, उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और फोर्स होता लगता कैसे है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश या पुल होता है, ये क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, किसी वजह का जो पुश और पुल होता है, दैट इज व्हाट डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि सर जो फोर्स है, तो फोर्स है, हमें समझ आ रहा है कि फोर्स क्या करेगा, 2 मेन कॉज करेगा, जैसे कि चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई चीज रुकी होगी तो उसको चला सकता है, कोई चीज चल रही होगी तो उसको रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बॉल आ रही है और मेसी ने उसको पॉज कर दिया, राइट, अपने पैर से, तो वो बॉल रुक गई और वहीं पर गोलकीपर ने किक कर दिया मान लो उसको, तो वो बॉल चलने लगी। तो इन बोथ द केसेस ऑब्जेक्ट रुके हुए को चलना और चलने हुए को रोकना, या फिर उसके शेप और साइज को डिफॉर्म करना, चेंजेस इन द शेप और साइज, ये एक फोर्स कर सकता है। और हमने पता ही रहो एग्जाम्पल में ये देखा है कि ये जितने भी आप यहाँ पे 8 एग्जाम्पल देख रहे हो, ये सब फोर्स कर सकता है, एंड यू नो इट वेरी वेल, राइट। आई नीड नॉट टू गो डीप डाइव इनटू इट, बट जब फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा
तो बॉडी कैसी है उसके अकॉर्डिंग वो फोर्स अपने आप को अप्लाई कराएगा। तो बॉडी डिफॉर्म होना भी चाहती है कि नहीं होना चाहती है? क्या वो इतनी रिजिड तो नहीं है, इतनी स्ट्रांग तो नहीं है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो कि हम उसको ब्रेक ना कर पा रहे हो? तो यहाँ पे पहले बॉडी के टाइप को समझना भी जरूरी है, तभी तुम्हें फोर्स की पूरी कहानी समझ आ रही होगी। तो बॉडी दो तरह की हो सकती है, या तो कोई बॉडी रिजिड होगी या तो कोई बॉडी नॉन रिजिड होगी। तो हम कहते हैं बॉडी रिजिड है मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने ज्यादा है, स्पेसिंग इतनी कम है कि हम उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। तो फोर्स लगाने पे भी इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो है वो चेंज नहीं होती है। शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, ओनली मोशन में चेंज हो सकता है। वो रुकी हुई बॉडी चल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई हैव ऑल आउट, राइट? अब जो ऑल आउट है थोड़ी सी स्टेल्थी है, थोड़ी सी रिजिड है, तो मैं इसको शेप इतना इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकता। वहीं पे इफ यू सी आई हैव दिस कॉपी राइट हियर, राइट? मैं कॉपी को डिफॉर्म कर सकता हूँ, इसके शेप को मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। तो इसके शेप को चेंज करना इज व्हाट इज द एग्जांपल कि ये एक नॉन रिजिड बॉडी है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं कर रही। वहीं पे जो ये ऑल आउट मॉर्टिन का जो बॉक्स जो ये डिवाइस है ऑल आउट का, ये डिफॉर्म करने में दिक्कत कर रहा है। तो ये बॉडी हो गई रिजिड बॉडी, और वहीं पे कॉपी कैसे होगी? नॉन रिजिड, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो इजी हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो है वो चेंज हो सकती है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, मोशन तो होगा ही होगा यार। ऑब्जेक्ट को मूव तो करा ही जा सकता है, चाहे वो रिजिड हो या फिर नॉन रिजिड हो। अब एक बड़े बड़े घर को भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कितना रिजिड है घर, एक राइट? तो इतना सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, पत्थर लगे हुए, सीमेंट लगा हुआ है, तब भी वो मूव कर सकता है। तो मोशन तो हर एक ऑब्जेक्ट कर ही सकते हैं हम लोग, बट शेप साइज चेंज होंगे कि नहीं होंगे, इट डिपेंड्स ऑन रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड क्या हो गई तो बहुत स्टेल्थी है, बहुत स्ट्रांग है, और नॉन रिजिड क्या हो गई जो अपने शेप को चेंज कर सकती है। अब आते हैं फोर्स के टाइप्स। हमने कहा बॉडी के टाइप समझे, अब फोर्स के क्या क्या टाइप होंगे? तो फोर्स के टाइप है उसमें या तो फोर्सेस जो है वो कांटेक्ट है, मतलब दूसरे के टच में है, या तो दूर से भी फोर्स लग रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है ये भी, राइट? अगर फोर्स कांटेक्ट में, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगी। और मैग्नेटिक फोर्स कब लगेंगे? जब दो सरफेस आपस में नॉन कांटेक्ट होंगी। तो ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से, बट थोड़े से इसके टाइप्स को और पढ़ लेंगे हम लोग। तो फोर्सेस एक्ट ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट, आर नोन एज कांटेक्ट फोर्स। the when the bodies are non in contact with each other without physical contact, तो बोलेंगे उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे फ्रिक्शन फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस आर व्हाट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट के कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, जो आपको नहीं पता होंगे थोड़ा सा समझाने की मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा ऊपर ऊपर से, बट डीप डाउन आपको तब समझ आएगा ये जब आप इनको अच्छे से क्लास 11 की जर्नी में समझ रहे होगे। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा इन फोर्सेस से, कि ऐसा ना हो कि आगे आपको इसका क्लू भी ना हो, वो आपको यही मिल जाएगा, राइट? फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हो कि जब भी दो सरफेस आपस में टच में होते हैं, मैंने कहा एक बॉक्स रखा हुआ है एक सरफेस में, और मैंने इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया, ये एम मास का ऑब्जेक्ट था। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो सरफेस से अटैचमेंट है, इसकी वजह से इसके बीच में एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जो कि रोक रहा है इसके मोशन को। तो जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब मैं फोर्स आगे लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स तो मेरा आगे है, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक रहा है। दैट इज वाई ऑन एनी सरफेस, एनी रिजिड सरफेस, एनी नॉन इवन सरफेस, जब भी मैं किसी बॉल को फेंकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को रोल डाउन करता हूँ, वाटर को मूव कराता हूँ, तो वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन। लेकिन अगर वही फ्रिक्शन ना होता या कम होता तो वो और दूर तक जाता, या अगर ना ही होता तो वो चलता ही जाता, चलता ही जाता, चलता ही जाता, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई है नहीं। यही आएगा लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी, अभी पढ़ेंगे लोग, जस्ट अभी पढ़ेंगे इसको, राइट? देन देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये रखा है यहाँ पर, अगर ये ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज व्हाट वी नो एज mg। डाउनवर्ड फोर्स होता है, उसको बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पे ऊपर भी वेट लग रहा है, आपके ऊपर भी वेट लग रहा है, कैसे लग रहा है? उसके मास को वहां की ग्रेविटेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर सिंपल एग्जांपल, लेट्स से द मास ऑफ विशाल सर इज 90 kg, राइट? इफ माय मास इज 90 kg and if I multiply it with average value of g से 9.8, या मैं 10 लेता हूँ इसी करने के लिए, तो कितना आ जाएगा? ये 900। तो ये जो है, ये जो 900 आया, जो फोर्स 900 आया, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास नहीं है, ये वेट है। वेट कब निकलता है? जब मास ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये आया 900। और खास बात क्या है कि इसकी यूनिट होती है आ आ आ पता है आपको? नहीं पता है आपको? न्यूटन होती है। अब इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग कैसे ही आती है। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव नहीं कर पा रहा है, इसे वेट लग रहा है तब भी नीचे मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है इसको रोकने के लिए कोई फोर्स लगाया जा रहा है जो कि इसके ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? ये लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली एक होता है टेंशन फोर्स। जब भी कोई स्ट्रिंग या थ्रेड किसी पॉइंट से लटका हो और उस पर मास को लगा हो,
तो इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन होती है जो कि इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के खींचने से होती है। जैसे ही मैंने किसी वायर को स्ट्रेच करा, लेट्स से आई हैव अ वायर राइट हियर, राइट, और मैंने इस वायर को स्ट्रेच करा, तो इसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल ए क्या कर रहा है रे, छोड़ दे मुझे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इसको इधर खींचा, तो ये इधर की डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहे होंगे कि मैं जिस पोजीशन में था, जिस शेप में था, मैं उसमें ही आना चाहता हूँ। डू नॉट मेक द चेंजेस इन मी। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, राइट। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है वेट mg, और उसको रेसिस्ट करने के लिए ऊपर जो लग रहा है उसको बोलते हैं टेंशन। कहाँ लगता है? थ्रेड में, वायर में, स्ट्रिंग्स में, ये फोर्स देखने को मिलता है आपको। फोर्स एक्टेड बाय स्प्रिंग, अगर यही स्प्रिंग होती बच्चों और मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होता आगे की तरफ, तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, राइट। देन फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोई ऑब्जेक्ट दो आपस में कोलाइड करते हैं तो उन पे भी फोर्स लगता है, दैट इज द कोलिजन फोर्सेस बिटवीन द टू। ऐसे ही अब बच्चों होते हैं कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी विदाउट बीइंग फिजिकली in touch with each other are called as non-contact forces. Physical forces are not required. Physical contacts are not required. Acts even when the bodies are separated. तब भी लगेगा जब दो बॉडी आपस में दूसरे से दूरी में रखे हों, तब भी ये लगता है। कौन कौन से एग्जाम्पल? सर, ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखो, अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो ये क्या होगा? ये पेन ऊपर से नीचे आएगा, मैंने तो कांटेक्ट नहीं करा, ये तो अपने आप नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी तो खींच रही है, दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। यू नो, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट की नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। भाई सेम चार्जेस, सेम poles attract each other, unlike poles repel each other। एक कॉल आ गया था। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। ये कैसे फोर्सेस हैं? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ही एग्जांपल्स हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर बात हम करते हैं इसके बाद इनर्शिया की, अब चालू हो रहा है अपना मेन चैप्टर, ठीक है। अभी तो हमने फोर्स को समझा, फोर्स के टाइप को समझा, अब ये जो है यहां से हम लोग इस चैप्टर को चालू करेंगे। और अब बिल्कुल आप लोग दिमाग खोल के बैठ जाओ। अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा था, हम लोग रिकॉल कर रहे थे कि फोर्स क्या होता है, बॉडी किस टाइप की होती है, बट अब इनर्शिया से आप कुछ नया पढ़ना चालू करोगे, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टडीड ओपन, बिल्कुल अपने दिमाग को खोल के, स्ट्रिक्टली इन अ टाइम बाउंडेड स्पेस और एक फ्री एनवायरनमेंट में। अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पे थोड़ा सा भी किचकिच किचकिच हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, डिस्टर्बेंस है, तो तुम एकदम शांति वाले इलाके में आ जाओ, क्योंकि अब जो बात होगी वो बहुत ही कोर की होगी, ठीक है। अब इनर्शिया होता क्या है मैं पहले समझाता हूँ, फिर हम लोग रीड करेंगे इसको। इनर्शिया को मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ आलस। वाई आलस? देखो, कहने का तरीका क्या है। मान लो तुम टेक यू योरसेल्फ एज एज अ पर्सन, और तुम मान लो थक हार के स्कूल से आए, ठीक है, और तुम बस आए हो, बहुत धूप था, गर्मी था, तुम आए हो और सोफे पे बैठे हो अपने, ठीक है, या बेड पे लेटे हो अपने, और मम्मी ने बोल दिया कि यार ये काम कर दो, बाहर जाओ मार्केट में सामान लेके आ जाओ। पंगा हो गया, बहुत बड़ा पंगा हो गया, हाँ कि ना? कि यार अभी तो थक के आए, मम्मी पहले बताया तो मैं स्कूल से लेते हुए आता वो सामान। अब क्या करा जाए? अब तुम रेसिस्ट करोगे, रेसिस्ट करोगे मतलब मम्मी शाम को ला सकता हूँ क्या? शाम को जाऊंगा खेलने में, शाम को कोचिंग जाऊंगा तब ले आऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम रेसिस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तुम नहीं चाहते हो कि अब तुम उठो। किसी भी ऑब्जेक्ट के संग कुछ ऐसा ही होता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो मूव करे। लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है, तुम खेल रहे हो, तुम मार्केट से आ रहे हो, तो तुम सामान ला सकते हो। अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है, तो उसको रोका ना जाए। दैट इज इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, वो उस पोजीशन में रहना चाहता है, दैट इज द आलस। आप समझने के लिए इसको एक सिंपल टर्म से याद रख सकते हो, दैट इज आलस, राइट। कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट, इट नीदर चेंजेस इट्स स्टेट नॉट टेंड्स टू चेंज स्टेट, इज कॉल्ड इनर्शिया। ना तो वो स्टेट को चेंज करना चाहता है, नीदर चेंजेस स्टेट नॉट टेंड्स टू चेंज द स्टेट, ना तो वो चाहता है और ना उसकी चेंज कराओ, उसी को बोलते हैं उसका इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? अब ऑब्वियस सी बात है यार, कंडीशन पे डिपेंडेंसी है। कंडीशन क्या है? पहले तो मास होना चाहिए भाई। मास अगर ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो देखा होगा, एक छोटा बच्चा खेलता कूदता रहता है, वहीं पे दादू जी होते हैं, दादू जी को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। क्यों? डिपेंड्स ऑन द मास। हैवी मास होगा तो उसको हिलाना मुश्किल है, छोटा मास होगा तो उसको हिलाना इजी है। तो अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोला गया? इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। ये हर एक ऑब्जेक्ट का है, सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है। ये हर एक ऑब्जेक्ट का है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है,
जो मैटर है उसका इनर्शिया भी है। कहने के लिए हमने कहा कि लेट्स से वी हैव अ बॉल ऑफ 5 kg एंड द अनदर बॉल इज ऑफ 500 ग्राम, 500 ग्राम्स। अब तुम्हें पता है कि 500 ग्राम का मतलब होता है ओनली हाफ अ केजी, राइट? और वहीं पर 5 केजी का मतलब उससे 10 टाइम ज्यादा है, हाँ कि ना? तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराऊंगा और इस ऑब्जेक्ट को मूव कराऊंगा और इसे फोर्स लगाना चाहूंगा, तो ये बॉडी मेरे फोर्स को ज्यादा रेसिस्ट कर रही होगी, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। एक बड़े से पत्थर को हिलाना मुश्किल है, छोटे से ईंटे को हिलाना इजी है, क्योंकि इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया ज्यादा है। मैं तुम्हें देखो थोड़े से रिलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट कि तुम उससे रिलेट कर पाओ अपने रियल एग्जांपल के संग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने काम करने का मन नहीं है तुम्हारा, इनर्शिया, वो मन इनर्शिया डिफाइन नहीं करता है, मास इनर्शिया डिफाइन करता है एक्चुअली में, राइट? तो 5 kg का जो मास है, दिस इज व्हाट इज डिफाइनिंग मोर इनर्शिया, बिकॉज इज मास इज मोर। हर मास का एक इनर्शिया होगा, राइट? ऐसे ही छोटा मास है तो इनर्शिया कम होगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ है उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से रहना, क्योंकि फर्स्ट लॉ को ही हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं और वहीं से वो आता है। इनर्शिया रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स इज नियर टू चेंज द मोशन, नॉट टू मेंटेन द मोशन। देखो, अगर हमको अगर हमने ऐसा कहता कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और हमने उसको चला दिया ना, तो अब वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे स्पेस में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस के बाहर डाल दिया, तो वहां रोकने वाला कोई नहीं है, कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, एयर भी नहीं है, सरफेस फ्रिक्शन भी नहीं है, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, दूर दूर तक जाएगा। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। वहीं पर अगर हमने उसको रोक दिया यहाँ पर, तो वो अपने आप से मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पर रेसिस्टिव फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब इनर्शिया होता क्यों है, हमने बात करी। एवरीबॉडी पोजेस इनर्शिया ड्यू टू इट्स मास। मास है तो इनर्शिया है, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, उसको वो रोक रहा है। डेफिनेशन क्या है? मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। किसे मेजर करेंगे? मास से करेंगे। हैवी बॉडी होगी इनर्शिया ज्यादा होगा, लाइटर बॉडी होगी इनर्शिया कम होगा। जस्ट बात करें हम लोग ने। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बॉडी हैविंग ग्रेटर इनर्शिया इज मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट मूविंग। उसको हिलाना बहुत डिफिकल्ट है, एक बड़े से पत्थर को हिलाना बहुत डिफिकल्ट है, हम इंसान नहीं हिला पाएंगे। बुलडोजर रिक्वायर होगा, राइट? मशीन रिक्वायर होगी। इज मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप। अगर लेकिन अगर वो चल गया वो, तो उसको रोकना भी डिफिकल्ट है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट तो चलाना तो डिफिकल्ट था ही, उसको रोकना भी डिफिकल्टी है। रेसिस्ट चेंज इन द मोशन मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अपने मोशन में चेंजेस को रेसिस्ट कर रहा है। चलने वाले को रोकने से रेसिस्ट कर रहा है, रोकने वाले को चलने से रेसिस्ट कर रहा है। अब इसी से हमारा जो कनेक्ट होता है वो होते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एक हल्की बॉल है और एक भारी बॉल है। इफ द इक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड, अगर मैंने दोनों पे इक्वल फोर्स लगाए, तो जो भारी बॉल है वो धीमे चलेगी, हाँ कि ना? अगर दोनों पे इक्वल फोर्स लगाए तो भारी बॉल है वो धीमे चलेगी, ये तो हल्की बॉल है वो तेज जाएगी। करेक्ट है, करेक्ट है। टेनिस बॉल तेज वेलोसिटी एक्वायर करेगी, लेकिन वही भारी बॉल वेलोसिटी कम एक्वायर करेगी। और रीजन क्या है इसमें? भाई क्रिकेट बॉल के मास और वेलोसिटी का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हमने किसी भी ट्रॉली को लोड और अनलोड कर दिया, तो अगर ट्रॉली लोडेड है, उसका मास बढ़ गया तो इनर्शिया बढ़ गया, तो उसको चलाने के लिए मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। वहीं ट्रॉली हल्की है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक कार चलाता हूँ, अब कार के अंदर अगर 5 पैसेंजर बैठे हैं और एक पैसेंजर बैठा है, एक पैसेंजर बैठा है तो इनर्शिया कम है उसका, तो उसका जो माइलेज होगा, उसका जो रेसिस्टिव फोर्स होंगे वो कम होंगे, माइलेज ज्यादा होगा, राइट? और वहीं पे अगर 5% बैठे हैं तो वो लोडेड हो गई, तो अब ज्यादा एक्सलेट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मोशन में आ पाएगी। करेक्ट बात है। अब इसी से क्रिएट होता है हमारा इनर्शिया के टाइप। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं बच्चों। या तो इनर्शिया रेस्ट में होगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या तो इनर्शिया मोशन में होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी। उसका बुक में जिक्र नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूंगा उसको कि तुम्हें उसका आइडिया हो। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? कहता है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। जो चीज रुकी हुई है उसको रो रुकना चाहती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, देखो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें नाम से याद रखना है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर तुम एक पेड़ को, एक पेड़ है मान लो, और तुम उसको मूव करा रहे हो, तुमने देखा होगा जब तुम ट्री को शेक करते हो तो उसके जो लीव्स होते हैं, जो ओल्ड लीव्स होते हैं, वो उससे गिर जाते हैं, राइट? या उससे फ्रूट्स गिर जाते हैं, हिलाते हैं हम लोग तो फ्रूट गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेस्ट पे था और तुमने उसको मोशन कराया। जो चीज रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे नहीं चाहती थी, तो जो हल्के कॉन्टैक्ट में थे वो गिर गए, इनका रेसिस्टेंस कम था, इनका इनर्शिया कम था, वो वहां से गिर गया। सिमिलरली, जब हम लोग किसी भी कारपेट को झाड़ते हैं तो उससे क्या होता है? जैसे ही जब मान लो ये कारपेट है, मैंने इस पे डंडा मारा, तो डंडा मारने से इसका तो मोशन हुआ, लेकिन जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे मैंने उसको तो मूव नहीं कराया, तो वो नीचे गिर जाते हैं कारपेट एरिया से। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि
वहां पर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, मोशन कराते ही वो वहां से गिर गए। करेक्ट। ऐसे ये एग्जांपल तो मैं बहुत कॉमनली बच्चों को बोलता हूँ कि तुम इसको एक्सपेरिमेंट करो। एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्ड रखो जिसका बहुत फ्रिक्शन कम हो। तुम क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, तुम प्लेइंग कार्ड का यूज कर सकते हो, ऊनो का यूज कर सकते हो। उसके ऊपर एक कॉइन रखो, इसको फोर्स से मारो, तो देखोगे कि कार्ड तो आगे गया, बट कॉइन जो रेस्ट पे था वो रेस्ट पे रहा, नीचे गिर गया। राइट, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं लगा था। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट करना चाहता है। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन भी है कि जो चीज मूव कर रही है, the tendency of a moving body to continue moving with the same speed in the same direction unless an external force is applied। ये कब होगा? कोई चीज मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, उसको रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। चलने वाला चलता रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। रुका रहने वाला रुका रहेगा। बहुत छोटी सी बात है, बट थोड़ा डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब भी एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कराता है तो देखा होगा वो दौड़ के आता है। वो दौड़ के आ रहा है, क्यों दौड़ के आ रहा है? क्योंकि अगर वो मोशन में है तो उसके संग बॉल की स्पीड है, वो पहले से मोशन में आ गई, और फिर उसको वो जब थ्रो करेगा तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। हाँ कि ना? तुमने देखा होगा जब भी गोलकीपर को लंबा किक मारना होता है तो वो पीछे से अपनी पोजीशन को लेके आता है, थोड़ा सा दौड़ के आता है, क्योंकि जैसे ही मोशन होगा तो किक करना भी इजी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सारे एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन के, तुम तो रिलेट कर पा रहे होगे। अब यहीं से आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी कंक्लूड करते हैं। क्या बोलता है वो? गैलीलियो ने क्या बोला? बोला अ बॉडी इफ वन सेट इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है अगर एक बॉडी को मूव करा दिया तो मूव करती रहेगी। कब तक करेगी? कब तक करेगी? जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाया जाए। मैं उसको ना रोकूं, कोई सरफेस उसको ना रोके, एयर उसको ना रोके, तब तक ये फोर्सेस ना लगाया जाए, ऐसा रेसिस्टिव फोर्स, तब तक वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी भी रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग। द बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक रहेगी? जब तक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ना लगाया जाए। इफ द बॉडी इज इन मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग। मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस का फ्रिक्शन नहीं है, एयर का फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वैक्यूम में क्या है, बॉडी मूव होती रहेगी। थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने जितनी बॉल को देखा है तो वो देखा है कि वो बॉल चलते 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 रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है, एयर रेसिस्टेंस रोक रहा है, इसलिए वो रुक रही है, अदरवाइज ना रुकती वो। एक्सटर्नल फोर्स है, कौन कौन है? फ्रिक्शन है, एयर रेसिस्टेंस उसको रोकने का काम कर रहे हैं, हवा भी रोक रही है भाई उसको। हवा भी एक रोकने का एक रेसिस्टिव फोर्स होती है, ड्रैग बोलते हैं उसको, राइट। चलो, अब इसी पे आता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट समझ लो बस, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज समझना है और लिखना है, क्योंकि अगर किसी भी प्रिंसिपल्स के तुमने स्टेटमेंट को चेंज करा तो पंगा हो जाएगा। जितने भी लॉज हैं उनके स्टेटमेंट बिल्कुल तुमको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, समझने के साथ साथ, ठीक है। चलो, बोलता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। एंड अ बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। जहां भी जा रही है वो वहीं पर जाएगी। कब तक जाएगी? अनलेस एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी इन द सेम डायरेक्शन। कब तक? अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल, यहाँ पे एक और लिख लो बच्चों, एक्सटर्नल unbalanced force, external unbalanced force, unbalanced फोर्स इज अप्लाइड। एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए तो उसको रोकने के लिए या चलाने के लिए हेल्प कर रहा हो। अब ये बॉटल अगर रुकी है तो ये रुकी थी ना वहां पे, जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, और ये चलती रहती अगर मैं इसको रोकता नहीं, तो ये क्या है? दैट इज नोन एज न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, आप कहोगे सर आपने तो बोले थे इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट इज व्हाट इज सेइंग हियर, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज करनी है ना तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट में जा रहा है, मुझे वेस्ट में भेजना है, मुझे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर बुमराह ने बॉल फेंकी, आईपीएल चल रहा है मान लो, बुमराह ने बॉल फेंकी और विराट कोहली ने शॉट मारा, बुमराह ने बॉल इधर फेंकी तो बॉल इधर जा रही थी। अगर विराट कोहली कवर ड्राइव मारेगा तभी तो बॉल उधर जाएगी ना, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया ना उसको चेंज डायरेक्शन करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज ना होती, राइट। अब इसके एग्जांपल क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब वो किस लाइंग ऑन द टेबल, रहने दो उसको। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है। अब मूविंग बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्यों क्यों रुकती है वो साइकिल? क्यों रुकती है? या तो सरफेस फ्रिक्शन रोक देता है उसको, या तो हम पैर से रोक देते हैं उसको, या ब्रेक्स रोक देते हैं उसको, इसलिए वो रुक जाती है। सिमिलरली अ रोलिंग बॉल कंटिन्यू टू मूव अंटिल द फ्रिक्शन स्टॉप्स इट। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। लेकिन अब सेकंड लॉ पढ़ने के लिए हमको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, विच इज लीनियर मोमेंटम। सिंबल है बच्चों इसका P, द सिंबल ऑफ द मोमेंटम इज
पी हेयर। अब पी होता क्या है, पहले बहुत ध्यान से समझना। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था तो मैंने सुना था इसको वीरेंद्र सहवाग के मुंह से। इफ यू नो वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग एक सीनियर क्रिकेटर हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मेमोरीज पुरानी अपनी रिवाइव होंगी तो आपको पता होगा। उन्होंने कहा था कि उस समय वो शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन थे, तो स्पीच दे रहे थे दैट इंडिया टीम इज करेंटली इन अ गुड मोमेंटम एंड वी वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड। ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। मैंने थोड़ा सा हो सकता है प्लस माइनस हुआ हो, बट कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब था कि जो भी जो भी कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो चाहते हैं कि उसको आगे लेके चलें इसको। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने समझा कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका बन जाएगा मोमेंटम। एक मोमेंटम डिफाइन होता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। वही मास कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। जैसे मैंने कहा कि एक कार मूव कर रही है, बोलो मान लेते हैं कि एक कार मूव कर रही है, इसका मास 100 kg है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, विद 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर एक ट्रक मूव कर रहा है, इसका मास 1000 kg है, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम कहोगे सर इसका मास ज्यादा है। अगर इसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी सेम भी होगी, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ कार। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा था। अच्छा, अगर मुझे इसका मोमेंटम बराबर करना है, मान लो मुझे दोनों का मोमेंटम बराबर करना है, तो मुझे स्पीड को उतना ही टर्म में बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी स्पीड 50 कर देता हूँ, कि स्पीड 50 कर देता हूँ, 50 इंटू 100 इज व्हाट, 5000। हाँ की ना? वहीं पर अगर इसकी स्पीड 5 ही रहती तो ये भी 5000 हो जाएगा। तो अगर मासेस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए अगर मुझे मोमेंटम को बैलेंस करना है। मैंने एक रिलेटेबल एग्जांपल दिया आपको दो बॉडी के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ m1 v1 इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू m2 v2। इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम के इक्वेशंस के फॉर्म। कि मोमेंटम ऑब्जेक्ट का अगर सेम करना है तो उनके मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए, तब जाके उनका मोमेंटम बराबर हो पाएगा। दैट इज मोमेंटम ऑफ p1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ p2। अच्छा, अगर मुझे मान लो एक ही बॉडी है, जैसे मान लो कार ही थी, पहले वो 5 से चल रही थी, फिर 50 चलने लगी। एक कार थी अपने पास, पहले 5 से चल रही थी, ऐसे यहाँ पे देखो बोला भी गया है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मोमेंटम के टर्म में कि अगर 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 दो बॉडीज है हमारे पास, मान लेते हैं इसका मास 2m है, इसका इसका मोमेंटम p है, और इसका मोमेंटम 2p है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी भी v है, बट इसका मास m था, इसका मास 2m है। तो जो मोमेंटम हो गया वो 2 टाइम बढ़ गया। ऐसे ही अगर वेलोसिटी बढ़ गई, वही मोमेंटम 2 टाइम बढ़ गया। अगर मासेस सेम रहे, अगर मासेस सेम रहे, हाँ की ना? तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम का टर्म। किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे, दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे। मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल याद करते हुए, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलना भाई। सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जैसे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, अब मैंने कहा मोमेंटम यूनिट क्या होती है, हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मैंने पहले तो कहा हुआ है तुमसे कि यार यूनिट निकालना सीखो। मास यूनिट क्या होती है? केजी होती है, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा इसकी? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें धीरे 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 करके प्रैक्टिस करते 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 याद हो जाएंगी। याद ना करो, अब तुम निकालना सीखा करो उसको, ठीक है? चलो, अब जैसे ही मोमेंटम में चेंज भी होता है, जैसे मान लो एक बॉडी है, उसका मास m1 है, v1 उसकी वेलोसिटीज है, दूसरे का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस इन मोमेंटम, तो इसका ऐसे माइनस कर देना मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, ओके ओके, चलो, ओके। अब मोमेंटम का भाई एक और रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा मास रिलेशन, जहां पे हम लोग मास से इसको रिलेट करते हैं। मोमेंटम चेंजेस व्हेन द मास ऑफ बॉडी चेंजेस इन ऑर्डिनरी बॉडीज हैव द नियरली कांस्टेंट मास। मोमेंटम कब चेंज होगा? जब बॉडी का मास चेंज होगा, और जनरली किसी बॉडी का मास चेंज जल्दी नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर तुम लाइट की बात करो तो लाइट का मास 0 होता है, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जो उसकी स्पीड है वो लाइट के बराबर होती है। तो ये रिलेशन यूज कराया जाता है वहां पे, जिसको हम लोग आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी से भी कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन भी बोलते हैं। सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैंने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको, ये पता हो। यहाँ पे m जो है बच्चों, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। m नॉट जो है इसको रेस्पेक्ट बोला जाता है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, चलो, अब सेकेंड लॉ होता क्या है, बोला गया था, उसकी बात करते हैं। और हमें क्या जरूरत पड़ी सेकेंड लॉ को पढ़ने की? तो भाई हमें एक्चुअली में जब फोर्स की बात करी जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया गया, वो फोर्स कितना ज्यादा है या कितना कम है, जब हमको ये निकालना होता है। बहुत ध्यान से समझना। हमने कहा मैंने फोर्स लगाया, मुझे कैसे पता है कि मुझे इस बॉटल को उठाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर होगा?
तो मैं कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा मैं टू रिलेशन से। वो रिलेशन बता देता हूँ मैं क्या आएगा अभी। वो आएगा जो फोर्स ऑन द बॉडी होता है, वो किसी बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आया कि इसको प्रूव कैसे करा जाए, यहां तक पहुंचा कैसे जाए कि जो बॉडी का जो किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है उसके मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, तो ये बात हम लोग कैसे पता करें। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम लोग करते हैं कि ये आया कहाँ से, ये F इज इक्वल टू के एम है, F इज इक्वल टू एम है, आया कहाँ से, हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग यहाँ पर लिख लो न्यूटन का सेकेंड लॉ, हेडिंग मार लो, और अब बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसी को बिल्कुल एज इट इज लिखना और समझना। ठीक है। क्या बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, पहले समझाता हूँ तुमको फिर लिख पाऊंगा मैं। कहता है, लेट्स से वी हैव अ मास, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है। उस पर कुछ फोर्स लगाया गया, इस मास पे कुछ फोर्स लगाया गया, और फोर्स लगाने के बाद यही मास जो है, इसका मास तो चेंज नहीं हुआ, जो वेलोसिटी है वो v हो गई। अच्छा। अच्छा। और ऐसा करने में, यहां से यहां जाने में उसने कुछ टी टाइम लिया, कुछ टी टाइम लिया। ठीक है। तो अगर मैं निकालूं इसका मोमेंटम, मोमेंटम निकालूं, दैट इज अगर मैं इसका पहले मोमेंटम निकालूं, जिसको हम लोग कहते हैं पी इनिशियल या P1 बोल देते हैं, तो क्या आएगा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी दैट इज mu। करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, इनिशियल होना हो गया Pu। अच्छा, अगर मैं इसका फाइनल फाइनल मोमेंटम निकालूं, Pf निकालूं, Pf इज व्हाट, मोमेंटम फाइनल, P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, Pf निकालूं तो क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी व्हिच इज व्हाट mv। ठीक है। एम वी, इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि चेंज मोमेंटम निकालते हैं, चेंज मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो अगर मैं चेंज निकालता हूँ उसको हम लोग डेल्टा ऑफ पी बोलते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा भी होता है बच्चों, डेल्टा ऑफ पी बोलते हैं। या फिर पी एफ माइनस पी आई निकालता हूँ मैं, तो वो कितना आ जाएगा, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड पी एफ माइनस पी आई फॉर एस, पी एफ माइनस पी आई फॉर इट वुड बी व्हाट, एम वी माइनस एम यू। इतनी बात तुमको समझ आ रही होगी, ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन ने क्या बोला भाई, न्यूटन की बात समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, इस बात को आप लोग लिखना, गौर समझना और आगे बढ़ना। ठीक है। क्या बोला उन्होंने, द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड, कह रहा है जो भी हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो कह रहा है डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा टू रेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब कह रहा है जो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसे फोर्स लगाया एफ, तो जो ये एफ है ये डायरेक्टली रिलेट करेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पे, पी पे। ठीक है। अच्छा, जो रेट होता है बच्चों, यहाँ पे जो रेट है, इसका मतलब टाइम होता है। द मीनिंग ऑफ रेट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में ये बात करनी है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैं अब एफ निकालने जा रहा हूँ वो किससे प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज व्हाट, डेल्टा पी, एंड रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डेल्टा टी। तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ये लिखा हुआ है और चेंज ये लिखा हुआ है मोमेंटम में। अच्छा, इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, जो मोमेंटम हमारा वो कितना है, द चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, एम वी माइनस एम यू, इज व्हाट एम वी माइनस एम यू, और अपॉन में क्या आ गया, ये आ गया। ये पूरा रिलेशन लिखना है आपको भाई, समझ समझ के। आप नीचे नीचे स्टेप में लिखना। ठीक है। मेरे पास पेज कम है तो मैं आगे आगे लिख रहा हूँ, और उसको नीचे लिख के चलना। ठीक है। अब हमने कहा कि अगर मैं m कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू, वी माइनस यू अपॉन क्या है, t है। ओहो, ओहो सर, ये तो एक नया रिलेशन देखने को मिल रहा है, ये तो एक नई चीज देखने को मिल रही है। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, हाँ जी, यही तो होता है एक्सेलरेशन। रिलेशन क्या बन गया हमारा, रिलेशन बन गया हमारा, f इज प्रोपोर्शनल टू m a। सर ये a कहाँ से आया, एक्चुअली में a क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में जो a होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में जो ए होता है वो ये होता है ना, वी माइनस यू अपॉन टी। तो बस वी माइनस यू अपॉन टी की जगह, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह ए का यूज कर लिया गया। तो जो हमारा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए है, इसी से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है बच्चों तो कांस्टेंट आता है के, और के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1।
तो ये k की वैल्यू 1 होती है तो उसकी जगह 1 पुट करके हम लोग f इज इक्वल्स टू ma ला सकते हैं। ए की वैल्यू 1 क्यों होती है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटेशन में हमने इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करा तो एफ की वैल्यू एम ए के बराबर ही आ रही थी, तो इसलिए के की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो हमने उसकी वैल्यू को 1 ही पुट करा। अब ये जो क्वेश्चन है ये पक्का 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 और पक्का तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ रहा है, ठीक है? तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर विच इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है भाई इसकी। चल, और एज इट इज लिखना है इसको। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया कि एफ जो है वो मास और एक्सेलरेशन में डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा ए किस पे डिपेंड करेगा? अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है, ए क्या है? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है। अलग अलग क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है, तो ए एफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ए एम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, धीमे धीमे वो एक्सेलरेट करेगी, तो ये रिलेशन आ गया। वहीं पर अगर कहते हैं यूनिट क्या होगी इसकी, एफ इज इक्वल टू को डिफाइन करो, तो हम लोग कैसे करेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए में अगर ध्यान से देखो तो जो एम है इसकी यूनिट केजी होती है बच्चों, और जो ए है वो होता है एक्सेलरेशन विच इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फॉर्मूला बनता है वो क्या आता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज अ टर्म्स ऑफ यूनिट। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि भाई साहब ये न्यूटन ने दिया है तो उनके नाम पे इसका सिंबल पड़ गया है एन और न्यूटन। ठीक है, याद रखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए को। वेल डन। ठीक है, अब जो ग्राफ भी आते हैं, कहता है कि अगर फोर्स और एक्सेलरेशन निकालना है हमको तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। बट अगर हम एक्सेलरेशन और मास देखें तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास के। अभी देखा हम लोग ने, जो एक्सेलरेशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास के। तो एक्सेलरेशन और ए जो है, एम जो है, ये इनवर्स रिलेशन में है, तो ये घटते हुए ग्राफ की तरफ को दिख रहा होगा क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, ओके। हाइपरबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? हाइपर बोला। अभी आप लोग सीखोगे आगे जाके, बट अभी इसको याद कर लो। अब मैंने ये बात करी, अभी भी तुमसे बात करी, दैट इज फॉर न्यूटन। अच्छा, अगर हमसे कहे कि हमको 1 न्यूटन डिफाइन करना है, डिफाइन करो 1 न्यूटन को, डिफाइन करो 1 न्यूटन को, तो बहुत सिंपल है। इसी फॉर्मूला को यूज करना, एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करना, और मास ले लेना 1 kg एंड एक्सेलरेशन ले लेना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी किसी भी चीज के 1 न्यूटन को डिफाइन करना, 1 की चीज को डिफाइन करना, दोनों में जो वैल्यूज के टर्म्स है उसको 1 और 1 के टर्म्स में ले आया करो, तुम्हारा काम वहां सॉर्ट हो जाएगा। तो दोनों को 1 और 1 के टर्म में ले आओ, इसको बोलते हैं हम लोग 1 न्यूटन, इसका सिंबल एन होता है। वहीं पे अगर इसको सीरियस यूनिट में डालना हो, या इसकी एसआई यूनिट्स में है, सीरियस में डालना हो, तो सीरियस में जो फोर्स यूनिट होती है वो होती है डायन। क्या होती है? डायन। ठीक है, क्या होती है? डायन। और कैसे आती है वो? मास ले लो छोटा वाला, ग्राम वाला, और एक्सेलरेशन ले लो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायन। और याद क्या रखना कि 1 न्यूटन में होते हैं बच्चों 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डायन, या फिर 1 डायन में होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, दिख जाएगा तुमको। ओके, चलो बहुत प्यारा। कंडीशन क्या है भाई? न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशन है कि ये एफ इज इक्वल टू हमें कब होल्ड ट्रू करेगा? जब मास कांस्टेंट रहे। अब मान लो रॉकेट का केस है और उसका फ्यूल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ना ना ना, तब एफ इज इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी रेगुलेटेड, क्योंकि वहां पे बॉडी का मास ही कम हो रहा है, क्योंकि उससे फ्यूल निकल रहा है। उस कंडीशन में एफ इज इक्वल टू में नहीं लगेगा। और वेलोसिटी इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कब काम करेगा? तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से कम हो, देन इट कैन बी यूज्ड। अदरवाइज ज्यादा हो जाएंगी, या बराबर, ज्यादा तो हो ही सकती है वैसे, तो बराबर हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर एफ इज इक्वल टू में कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं रियल लाइफ में, जैसे कि हम लोग एक बॉल को कैच करते हैं बच्चों, तो एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी में हम लोग डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में उसके टाइम को कम करते हैं। जब भी हम क्रिकेट सीखते हैं, तो जितने भी क्रिकेट होते हैं उनको बोला जाता है कि वेन एवर यू कैच अ बॉल, ट्राई टू रिसीव द बॉल, जिससे कि उसका इम्पैक्ट टाइम बढ़ता है। टाइम बढ़ता है तो फोर्स धीरे 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 उस पर कम होता है, क्योंकि बॉल आ रही है, उसका खुद का फोर्स भी है, हाँ कि ना, तुम उसका फोर्स कम करना चाहते हो, इसीलिए उसको रिसीव करते हैं, तो उसके हम लोग टाइम को ज्यादा करते हैं, जिससे कि उसका फोर्स कम हो जाए। टाइम बढ़ाने से जब रिसीव करेंगे तो रिसीविंग टाइम बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कभी कभी देखा होगा, बॉल आई, लड़ी और गिर गई, क्यों? क्योंकि उसको रिसीव नहीं करा गया, तो उसका डायरेक्टली सडन इम्पैक्ट उसके फॉल को इरेडिकेट कर देता है। जब भी आप ट्रेन से उतरते हो या हाई जंप लेते हो, तो आपसे बोला जाता है कि भाई आप ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज करो जहां पर इजी सरफेस हो, जहां पर बहुत हार्ड सरफेस ना हो, हाई जंप लॉन्ग जंप में।
हाँ की ना। जब ट्रेन से आप उतरते हो तो बोला जाता है, वैसे तो चलती ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं, ना तो चलती ट्रेन में चढ़ो, तो चलती ट्रेन से उतरो। लेकिन देखा होगा कभी बस चल रही है या आप कार में बैठे हुए हो और कार अचानक चालू हुई, तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हो, राइट। वो तो एक इसका एग्जांपल है, थर्ड थर्ड लॉ के अंदर आएगा वो। बट एक जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लैंड करे, तो वो ऐसी सरफेस पे लैंड करे जहां पर सरफेस थोड़ी सी नॉर्मल और इजी हो, क्योंकि अगर फ्लोरिंग हार्ड होगी तो उसका टूटना लाजमी है। वहीं फ्लोरिंग इजी होगी, सॉफ्ट होगी, तो वो वहां पर स्टिक कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग टाइम उसको मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मोशन को रिलीज कर सकता है। एक बार इसको पढ़ लेना बच्चों, आपको यहां पर समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके। अब न्यूटन का थर्ड लॉ जो है भाई, बहुत इजी, बहुत आराम से, क्या कहते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक एक्शन करा गया तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैंने दीवार को मुक्का मारा, दीवार भी मेरे मुक्के को इम्पैक्ट करेगी, इसलिए मुझे भी चोट लगेगी, राइट। बट जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, और सरफेस दो होनी चाहिए, एक सरफेस से काम नहीं होगा। मेरा एक हाथ था, एक दीवार था, दो सरफेस होनी चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एज इट इज पढ़ लेना है इसको। मैंने कहा अगर एक बॉडी फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी पे, जैसे ए बी पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स हो गया फोर्स ऑन ए बाय बी। तो जो बी जो ए पे लगाएगी वही बराबर होगा, दे आर बराबर। बट अपोजिट साइन इज शोइंग कि वो नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट होगा। एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा होगा। एक एक्शन है तो दूसरा फोर्स कैसा होगा? रिएक्शन फोर्स होगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बोला जाता है इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड बराबर होंगे इनके, मतलब वैल्यूज बराबर, 5 है दूसरा भी 5 होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक ईस्ट में जा रहा है, दूसरा कहाँ जाएगा? वेस्ट में जाएगा। दोनों एक साथ लगेंगे, साइमल्टेनियसली लगेंगे। दो डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए, अगर एक ए है दूसरी बी होनी चाहिए, और हमेशा पेयर में लगेगा, मतलब दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स कभी नहीं लगेगा। इनको बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब हम लोग स्प्रिंग को यूज करते हैं, स्प्रिंग फोर्सेस यूज करते हैं, वहां भी ये मिलता है। कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बच्चों, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, इसी दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, हमेशा यूज में आ रहे होंगे ये, ठीक है। अब ये बहुत सारे इसके एग्जांपल है। जैसे बुक टेबल पे रखी थी, तो बुक एक्शन कर रही थी और टेबल उसका रिएक्शन कर रही थी, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। बताया था अभी ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वही है वाला। नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। पुशिंग अ वॉल, तो वॉल भी तुमको पाम को पुश कर रही होगी। जब एक बोर्ड को पीछे करते हैं तो धक्का पानी का आगे करता है अपने को, राइट। उसकी वजह से जो हमारी मूविंग बॉडी है वो आगे जा पाती है। जब एक बुलेट गन को मारते हैं, तुमने अगर बीजीएमआई खेला हो, फ्री फायर खेला हो, तो देखा होगा तुमने, उसमें एक रिकॉइल होता है। रिकॉइल क्या होता है? कि वो जर्क है, अगर बुलेट आगे गई है तो गन पीछे आएगी, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है, एक्शन कर रही है, तो गन उस पर रिएक्शन कर रही है, पीछे की तरफ आ रही है, राइट। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं। आराम से एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेना आप लोग। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आर ग्रेविटेशन फोर्सेस। अब ग्रेविटेशन फोर्सेस कौन कौन से हैं? जो एक बॉडी दूसरी बॉडी फोर्स लगाती है। क्या बॉडी बड़ी होनी चाहिए? नहीं। एक राई का तिनका दूसरी जीरे के तिनके की फोर्स लगा सकता है, एक राई दूसरी राई पे फोर्स लगा सकती है। बॉडी कुड बी स्मॉलर और द बिगर, बट ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं तुम पे फोर्स लगा रहा हूँ, तुम मुझ पे फोर्स लगा रहे हो, कौन से फोर्सेस है? ग्रेविटेशन फोर्सेस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से ऑफ मास m1 और m2, इन पे आपस में ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। किस पे डिपेंड करता है सर? मान लो दो फोर्स, दो मासेस हैं विच आर एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जो फोर्स लगने वाला है ये इनके मासेस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है बच्चों। मास ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, मास बड़े हैं, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, तो इनके बड़े मास हैं, तो इनका फोर्स भी ज्यादा होगा। कौन बोलता है ऐसा? दिस इज बीइंग सेड बाय न्यूटन इन हिज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन force or law of universal gravitation says that if the two objects are there they must be applying the force on each other। हर एक ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो इस पे फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो उनके मास पे डिपेंड करेगा और उसकी डिस्टेंस पे भी करेगा। बट डिस्टेंस पे इन्वर्सली करेगा, बट डिस्टेंस नहीं बल्कि उसके स्क्वायर पे करेगा। क्या करेगा? डिस्टेंस नहीं बल्कि उसके स्क्वायर पे करेगा। जो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली होगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तो स्क्वायर डिस्टेंस पे क्यों कर रहा है? क्योंकि यार ये एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो फोर्स की वैल्यूज आती हैं ये स्क्वायर पे रिलेट करी जाती हैं, और उसी से उसके आंसर्स भी एक्जैक्टली निकल के आते हैं। एज पर द एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं कि आर पे करेगा, आर स्क्वायर पे करेगा, आर क्यूब पे करेगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर पे कर रहा है, इसीलिए इसको एक और नाम बोलते हैं बच्चों। इसी का नाम इसलिए है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी, ठीक है। तो अगर इनको कंबाइन करते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1
m2/r²। इनको जोड़ घटा नहीं रहे हैं, बस ये दो रिलेशन को हम लोग साथ में देख रहे हैं यहाँ पे। और प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है बच्चों, विच इज कैपिटल जी। क्या आता है? कैपिटल जी। तो फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल जी m1m2/r²। तो ये राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट में पढ़ रहे हैं आज, बट आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा क्योंकि चीजें लिखी भी हुई हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1m2/r²। तो कैपिटल जी है बच्चों, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इस वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। याद रखना 6.67 10⁻11 और ये कैपिटल जी है। वो स्मॉल जी अलग होता है, जो 9.8 पढ़ा ना हम लोगों ने, तो ये 9.8 पढ़ते हैं ना, वो स्मॉल जी होता है। द बिग डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कैपिटल जी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस स्मॉल जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कब लगता है? जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये कब लगता है? तो कोई भी दो बॉडी जिसमें फोर्स लगाती हैं, वो अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे हो, सैटर्न पे हो, नेपच्यून पे हो, कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसकी वैल्यू हर जगह अलग होती है। अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे भी अलग अलग है। तो ये एक जो हमने 9 पॉइंट ये अर्थ की एवरेज जी की वैल्यू है, राइट। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का फॉर्म है। और इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, चलो। अब ग्रेविटेशन फोर्सेस लगते कहां पर है भाई? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है तो एक्शन रिएक्शन की तरह ही होते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1 इज F21 और फोर्स अप्लाइड बाय 1/2 इज व्हाट? F12। डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए साइन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, ओके ओके। अब इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो तुम्हारे बुक में है, एक बार उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्शन क्या होती है? एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग मासेस। दोनों के जहां पे दोनों के मासेस हैं, उन दोनों की जो लाइन है, सेंटर लाइन है, उसके बीच में लग रहा होता है ये। फोर्सेस ऑन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बिल्कुल एक्शन रिएक्शन की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये छोटा जी की बात कर रहे थे ना हम लोग, इसकी बड़े जी की बात कर ली, अब छोटे जी की बात कर लेते हैं। तो छोटा जी है, ये किसकी वजह से है सर? ये है किसी भी प्लैनेट की वजह से। जो बॉडी उसको खींच रही है उसका एक्सेलरेशन है ये। जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये स्मॉल जी के टर्म्स हैं, राइट। गैलीलियो ने क्या बोला? उन्होंने ऑब्जर्व करा इन वैक्यूम। हम भाई गैलीलियो और न्यूटन के बहुत ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशंस और उनके रिजल्ट्स हैं, राइट। इन वैक्यूम ऑल द बॉडी फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। इसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं अटैच करूंगा, तुम उसको जरूर देखना। उस एक्सपेरिमेंटेशन क्या करा गया है, एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल को पहले उसमें एयर थी, एक फेदर को और एक बॉल को गिराया। ऑब्वियस सी बात है, फेदर को और बॉल को गिरा रहे हो, फेदर हल्का होता है, बॉल भारी होती है, बॉल जल्दी गिर जाएगी, फेदर आराम आराम से गिरेगा, राइट। वहीं पर अगर उस पूरे हॉल पे हम लोग ने एयर को बाहर कर दिया, सक्शन पंप से हम लोग ने एयर को बाहर कर दिया, पूरे बन गया वैक्यूम। और अब दोनों को ड्रॉप कराया गया, क्योंकि वैक्यूम है, दोनों सेम टाइम में ड्रॉप कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। दो ऑब्जेक्ट का जो फॉल है वो कभी मास पे डिपेंड नहीं करता। तुमने इक्वेशन मोशन पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू d प्लस हाफ it स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ने देखा होगा कि वहां पर कहीं भी मास नहीं आता है, क्योंकि दोनों के रिलेशंस में मास का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो दोनों बॉडी सेम टाइम पे नीचे फॉल करेंगी, बट गिवन दैट कि वो वैक्यूम में हो। एयर में क्या होता है कि फेदर को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा होता है, रोक, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो एयर उसको ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है। वहीं सेम रेजिस्टिव फोर्स के साथ भी आगे बढ़ पा रहा है, तो उसका मोशन जल्दी तेज हो जाता है। ठीक है, a falling body moves with uniform acceleration, that is what 9.8 heavy and light bodies reach the ground simultaneously in vacuum। हल्की हो या भारी, सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगी, ऐसा बोला गैलीलियो ने। तो एक्सेलरेशन बराबर होंगे, जो जी के बराबर होंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन का उन्होंने यूज करा, जिसकी हम लोग बात अभी अभी करेंगे आपसे। ठीक है, अब जो जी की वैल्यू पता है, वो 9.8 होती है। और ग्रेविटी कहाँ काम करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द अर्थ, दैट इज व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इसका सिंबल है, छोटा जी। ओके, चलो। अच्छा, हाँ, एक रिलेशन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो क्वेश्चन करना, आपने अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा और हमने वेट के बारे में बात करें, इन दोनों फोर्स को आपस में इक्वेट कर देना, तो जो ये राइट टर्म्स के वैल्यूज हैं तुम्हें ये मिल जाएंगे आपस में। तो जी m1m/r² में से एक m कट जाएगा, तो छोटा जी जो बराबर हो जाएगा वो कैपिटल जी m/r² हो जाएगा। दिस रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। ठीक है, इसमें छोटा जी क्या है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इफ द केस इज ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का होगा, मून की बात करेंगे तो मून का होगा, जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर का होगा। ओके, चलो। ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ ये वाला पार्ट हमारे जरूर सिलेबस में है। कि अगर हम बात करते हैं, अब ये वाला पार्ट थोड़ा डेप्थ के लिए था, बट अभी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएशन ऑफ जी आप लोग इसको 11th में डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से आप समझा दूंगा मैं आपको, अभी के लिए आप इसको देखो। अच्छा, कभी बॉडी ए की बात करें अगर, तो बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है,
समझना बहुत ध्यान से। तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अर्थ चाह रही है कि बॉडी नीचे आए, बॉडी नीचे आ रही है, मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है उससे ग्रेविटी के बराबर हो गया। लेकिन अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो भाई अर्थ तो उसको नीचे बुला रही थी, लेकिन तुम उसको ऊपर फेंक रहे हो। मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, मतलब चाहता नहीं है अर्थ की भाई ऊपर जा, उसको नीचे खींचना चाह रहा है। तो बॉडी एक्चुअली में एक्सलरेट नहीं कर रही है बल्कि रिटार्ड कर रही है। इसीलिए जो ए की वैल्यू है अपोजिट इन डायरेक्शन है तो माइनस दी जाती है, क्योंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है। हर सेकंड बाद 9.8 वैल्यू कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, तभी तो ऊपर जाके रुकेगी ना, नहीं तो ऊपर ज्यादा नहीं जाएगी। बोलो हाँ की ना। मैंने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, मैंने एक शॉट मारा, बॉल ऊपर जा रही है, तो कुछ टाइम बाद धीरे 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 उसकी वजह से जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। तो पहले जी था माइनस, ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगा। ऊपर से नीचे वाला मोशन में क्या होता है, प्लस होता है। नीचे से ऊपर में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, तो माइनस होता है। दोनों में रहेगी 9.8 ही, प्लस प्लस और माइनस का फर्क होगा। इसी के बेसिस पे हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सारी की सारी ग्रेविटी वाली कंडीशंस में। मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको। बट मान लो कि अगर एक बॉडी को ड्रॉप करा गया, पहले सारे केस समझ लो तुम। मैंने कहा अगर एक केस बने, अगर एक बॉडी को ड्रॉप करा गया रेस्ट से, तो उसका यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर उसका यू जीरो है तो इक्वेशन में यू की जीरो डाल दो, तो तुम्हें ये तीन नई इक्वेशन देखने को मिल जाएंगी। बाय द वे तुम्हें ना पता हो तो देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब मैं सारे केस को एक ही में डिस्कस कर लेता हूँ तुमसे, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि मान लो बॉडी का यू जीरो है, मान लेते हैं कि बॉडी का यू जीरो है। यू जीरो है मतलब बॉडी को ड्रॉप करा गया है। ड्रॉप और थ्रो में फर्क होता है। ड्रॉप का मतलब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, थ्रो का मतलब मैंने फेंक के मारा। तो थ्रो में तो वेलोसिटी होगी बट ड्रॉप में वेलोसिटी नहीं होती है। तो अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर तो यू जीरो हो गया, तो यू के टर्म को हटा देना वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, तो जहां जहां पे भी ए हो, जहां जहां पे भी ए हो वहां पर जी यूज कर लेना। कब, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ए की जगह डाल देना यू जी, तो ये बन जाएगा जी टी, ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 GS। बाकी सब टर्म रहेंगे एस एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जनरली जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो हम एस को हाइट बोलते हैं। तो जहां जहां एस है, जहां जहां एस है वहां वहां एच यूज कर लेना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज कर लेना, हाइट ऑफ द टावर यूज कर लेना, हाइट जहां से भी वो गिर रही हो उस हाइट को यूज कर लेना, ठीक है। मैं इक्वेशन में मैं तो न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो उसकी बात करूँ कि ये गलती तुमको नहीं करनी है। वहीं पर अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो मैंने बताया था ए क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी एक्सलरेट नहीं बल्कि रिटार्ड कर रही है। तो जहां जहां पे भी ए है यहाँ पे माइनस जी टी हो जाएगा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये -2as हो जाएगा। तो इसको जरूर याद रखना। इसी के सारे तुम्हारे टाइप्स हैं। देखो जैसे यहाँ पर है, बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, सारे जी के टर्म्स आ गए और एस की जगह एच आ गया, एस की जगह एच आ गया। ये तीनों क्वेश्चन कन्वर्ट हो गई तुम्हारी। इसको ऐसे लिख भी लेना एक बार। वहीं पे अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ए की जगह माइनस जी आ गया, तो माइनस माइनस और माइनस का साइन आ गया, ठीक है। आप इसको बिल्कुल याद रखोगे और इसका यूज करोगे। अब इसके और फॉर्म्स हैं, ये आप करते करते सीख रहे होगे। बट क्योंकि हमारा काम है तुमको रिजल्ट पता होना चाहिए, तो अगर किसी बॉडी को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, तो हाईएस्ट पॉइंट की एक कंडीशन होती है बच्चों। जब भी कोई व्यक्ति हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वो फिर रुक जाएगा वहां जाके, क्योंकि उसके ऊपर जा नहीं पाएगा, मतलब उसका वी जीरो हो जाएगा। तो सारी इक्वेशन में तुम वी की वैल्यू जीरो डाल देना, सारी इक्वेशन में वी की वैल्यू जीरो कर देना अगर बॉडी ऊपर हट जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर तुम वी की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, वी जीरो हो गया, ये इधर गया तो क्या हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो यहां से अगर तुम निकालोगे एच की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2G, यू स्क्वायर अपॉन 2G। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम सर यहाँ पे रख दो, टाइम यहाँ पे रख दो, टाइम निकालना है, v के जीरो रख दो, v इज इक्वल टू जीरो, तो u माइनस जी टी, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू। तो टाइम कितना हो जाएगा, u अपॉन जी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा u अपॉन। ये सिर्फ जाने का है। अच्छा, जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है सेम पॉइंट पे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको तो क्या हो जाएगा, 2u अपॉन जी, और मल्टीप्लाइंग विद 2, पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं था, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, 2u अपॉन जी हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस के और भी अलग अलग फॉर्मेट्स। बस एक चीज और पढ़ लो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब ये मास और वेट है, ये क्या होता है समझना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी है वो उसका मास डिफाइन करता है। जैसे मेरे किडनी, मेरा लिवर, सबको जोड़ दो, ब्लड, जो स्किन है, जो बोन्स हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे बॉडी का मास आएगा। लेकिन मेरा वेट मास नहीं होता। बच्चे गलती से मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि वेट ही मास है। वेट निकलता है जब मैं अपने मास को वहां के ग्रेविटेशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे वेट मिलता है। अब मास एज अ बॉडी, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं तो सेम रहेगा। मान लो पॉटी नहीं कर रहा हूँ, कुछ खाना नहीं खा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो मेरा मास कांस्टेंट रहेगा, स्वेट नहीं निकल रहा है। बट अगर मैं
वेट की बात करूँ तो वेट कभी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेट इज व्हाट वेरीज विद जी। लेकिन ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट केजी है, बट इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है। साथ ही साथ ये बीम बैलेंस से मेजर कर सकता है इन द टर्म्स ऑफ मास, और यही अपना स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर जाएगा इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। इसकी बस लास्ट चीज हम लोग की इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जब हम लोग बात करते हैं फोर्सेस की इन द टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्सेस इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द ग्रेविटी, कितना वो वेट लगा रही है उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उसके सिंबल को, तो कहीं कहीं लिखा होता है केजीएफ। केजीएफ का मतलब है किलोग्राम फोर्स। अगर तुम उसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम जी से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके उसकी वैल्यूज तुम्हें सामने देखने को आ रही होंगी। जैसे 1 केजीएफ कितना होता है, अगर 1 केजीएफ निकालोगे तो तुम्हें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 9.8 न्यूटन। वहीं सीरियस में निकालोगे तो 980 आ रहा होगा टाइम के टर्म्स में, क्योंकि तुम्हें वहां पर 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 केजीएफ में 1000 जीएफ होते हैं, याद रखना। तो ये से कुछ कन्वर्जेंस यूनिट्स हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कभी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, केजीएफ में होगा तो तुम 9 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर जीएफ में है या फिर सिर्फ और सिर्फ डाइन में कन्वर्ट करना है तुमको, तो पता होना चाहिए कि 1 जीएफ में 980 डाइन होते हैं, तुम्हें कन्वर्जेंस के आने चाहिए। अब इतना ही था ये चैप्टर था, बट काफी कुछ थ्योरेटिकल है इसमें। तो एक बार इसके थ्योरीज को रिवाइज जरूर करते रहना, और इसके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके न्यूमेरिकल्स की भी एक प्रैक्टिस का पूरा एक वीडियो बनाऊं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, वो भी बना दूंगा। बाकी आई डो नॉट वांट कि ये चैप्टर और लंबा हो, तो यहीं रोकते हैं इसको। जो तुम्हें लगे कि भाई तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जरूर कमेंट में बताना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, होप दिस मस्ट हैव हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू ऑल।